हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड ट्रेड विथ एमडी में। साल 2010 में मेरे पापा ने गोल्ड में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, जिसकी आज की डेट में वैल्यू 5,50,000 रुपीज़ है। लेकिन 2010 में यह 1 लाख रुपए का गोल्ड ना लेकर अगर बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए होते तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि आज 1 लाख रुपए की कीमत कितनी होगी, लगभग 10,000 करोड़ रुपये। लेकिन अगर बिटकॉइन में निवेश करके हम इंडियंस करोड़पति बन सकते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ क्यों है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बिटकॉइन के पीछे की साइंस को समझा जाए, लोग इससे कैसे पैसा कमाते हैं यह समझने के अलावा क्यों ना यह देखा जाए कि क्रिप्टो करेंसी की दुनिया आखिर काम कैसे करती है, यानी कि हाउ क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली वर्क्स। जैसा कि आपको पता है, मनी इक्वल टू वैल्यू। अगर मैंने घर खरीदा तो मुझे घर के बदले मनी देना होगा। यह मनी मैंने इसलिए दिया क्योंकि इसके बदले में मुझे वैल्यूबल चीज़ मिली थी। यानी कि यह घर हम दुनिया में किसी को भी मनी सिर्फ और सिर्फ तब देते हैं जब बदले में हमें कोई वैल्यू मिले। लेकिन आज से करीबन 5,000 साल पहले मनी जैसा कुछ था ही नहीं। पुराने ज़माने में अगर एक व्यक्ति के पास एक्स्ट्रा 4 एप्पल्स है और दूसरे व्यक्ति के पास 4 ऑरेंजेस है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एप्पल देता ऑरेंज के बदले और दूसरा व्यक्ति एप्पल के बदले ऑरेंज देता है, तो यहाँ पर मनी की जगह दो आइटम्स का लेन देन हुआ। इसी सिस्टम को बार्टर सिस्टम या फिर एक्सचेंज सिस्टम बोला जाता है। लेकिन एक्सचेंज सिस्टम की एक बहुत बड़ी वीकनेस थी। इस वीकनेस को हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लो कि लेन देन के लिए एक पर्सन ए के पास हॉर्स है और दूसरे पर्सन बी के पास डॉग है, तो पर्सन बी तो डॉग के बदले हॉर्स से लेगा, लेकिन पर्सन ए हॉर्स के बदले डॉग लेकर क्या करेगा। तो ऐसे केस में बार्टर सिस्टम फेल हो गया, क्योंकि वैल्यू का एक्सचेंज तो हो रहा था लेकिन फेयर एंड इक्वल एक्सचेंज नहीं हो रहा। किसी चीज़ को एक्सेप्टेबल मानने के लिए लोगों को यह विश्वास होना जरूरी था कि वह चीज़ बेशक वैल्यूबल है और फ्यूचर में भी लोग टाइम तक वैल्यू पर रहेगी। इसलिए बार्टर सिस्टम छोड़कर लोगों ने प्रीशियस मेटल में ट्रेड करना शुरू किया, जैसे गोल्ड और सिल्वर को, जो भी प्रीशियस मेटल है। अब अगर किसी को हॉर्स चाहिए तो उसके बदले गोल्ड दे सकता है और किसी को डॉग चाहिए तो भी गोल्ड देकर ले सकता है। इससे जैसे जैसे लोगों के गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड करना शुरू किया, वैसे वैसे फेयर ट्रेड होने लगा। लेकिन गोल्ड माइनिंग इन सर्कुलेशन में भी धांधली होने लगी और उसके अलावा गोल्ड को कैरी करना भी रिलेटिवली काफ़ी डिफिकल्ट था। इसलिए सरकार ने लोगों को सजेशन दिया कि आप अपना गोल्ड सरकार में जमा करवा सकते हो और उसके बदले में सरकार आपको एक रिसिप्ट देगी। वो रिसिप्ट पूरे देश में ट्रेड के लिए एक्सेप्टेबल होगी, उसको कैरी करना इजी होगा और धांधली भी नहीं होगी। फर्दर एक पॉइंट, आप टाइम पर जाकर सरकार को एहसास हुआ कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे ज़्यादा करेंसी प्रिंट करनी पड़ेगी, लेकिन देश में गोल्ड तो काफ़ी लिमिटेड है। परिणाम स्वरूप गवर्नमेंट ने गोल्ड स्टैंडर्ड का ही एंड कर दिया और कहा कि लोगों को सरकार पर ट्रस्ट करना होगा और करेंसी मार्केट में गवर्नमेंट के प्रॉमिस के दम पर सर्कुलेट होगी। यही कारण है कि हमारी कंट्री में सर्कुलेटेड हर करेंसी नोट के ऊपर आरबीआई गवर्नर्स के साइन होते हैं और उसके जस्ट ऊपर लिखा होता है कि मैं धारक को ₹100 अदा करने का वचन देता हूँ। इन शॉर्ट, यह करेंसी नोट मुझे आरबीआई गवर्नर ने अपनी जिम्मेदारी वो प्रॉमिस कर दिया है। और भारत में किसी वैल्यूएबल चीज़ के बदले अगर मैं इस करेंसी नोट को एज अ मनी ऑफर करूँगा तो सामने वाले बंदे को ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे लोग फिजिकली करेंसी से दूर होते गए, डिजिटल करेंसी को अपनाने लाने लगे, यानी कि गूगल पे या फिर पेमेंट का यूज़ करने करके मोबाइल से ही पेमेंट करने लगे। क्रिप्टो करेंसी एग्जैक्टली तो कैसे काम करती है, उससे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो क्या होता है। मान लो कि मैं किसी दुकान पर गया, वहाँ मैंने कुछ सामान लिया जिसकी वैल्यू 2,000 रुपये है, तो मुझे दुकानदार को 2,000 रुपये देने होंगे क्योंकि दुकानदार ने सामान के रूप में वैल्यू प्रोवाइड की है। अब मैं अपने स्मार्टफोन में पेटीएम ओपन करूँगा, दुकानदार का क्यूआर कोड स्कैन करूँगा, पिन एंटर करूँगा और फिर फाइनल पेमेंट होने में 1 से 2 सेकंड का प्रोसेसिंग गैप आएगा। आप इजीली नोटिस कर पाओगे। यहाँ पेमेंट प्रोसेसिंग पार्टनर बैंक लिखा हुआ है, पर सवाल यह उठता है कि इस ऑनलाइन का एग्जैक्ट मीनिंग आखिर है क्या। ध्यान से समझने जैसे ही मैंने दुकानदार 2,000 रुपये का देने की कोशिश प्रोसेसिंग की के टाइम पर यह रिक्वेस्ट मेरे बैंक के पास गई। फर्दर बैंक चेक करेगा कि पे करने के लिए मेरे अकाउंट में 2,000 रुपये है भी या नहीं। अगर 2,000 रुपये अकाउंट में है तो ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट हो जाता है और
यह बैंक अपने लेज़र में नोट कर लेगा कि मेरे अकाउंट में अब 2000 रुपये माइनस हो गए हैं और दुकानदार के अकाउंट में 2000 में से 2000 रुपये प्लस हो गए। यह और कुछ नहीं, बस एक बैंक के मेन कंप्यूटर में सेव्ड एक सीट है जिससे बैंक के कस्टमर का ट्रांजैक्शन डेटा यानी कि लेन देन नोट किया जाता है। फिजिकल करेंसी और डिजिटल करेंसी की दुनिया में यही सबसे बड़ा फ़र्क है। अगर आपके पास एक करेंसी नोट है तो आप उसे टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, लेकिन डिजिटल पेमेंट करने पर आपको यह एहसास होता है कि टेक्निकली देखा जाए तो मनी और कुछ नहीं, बस एक लेज़र में एक एंट्री है। मैंने जब इस दुकानदार को 2000 रुपये में पेटीएम कर किए तो मुझे लेज़र को मेंटेन करने वाली अथॉरिटी पर भरोसा है, यानी कि इस बैंक पर पूरा भरोसा है कि बैंक मेरे अकाउंट में से 2000 रुपये ही माइनस करेगा, उससे ज़्यादा 5000 6000 माइनस नहीं कर देगा। ऐसे ही दुकानदार को भी इस बैंक पर पूरा भरोसा है कि यह बैंक इससे अकाउंट में पूरे 2000 रुपये ही प्लस करेगा, उससे कम 3000 या 2000 प्लस नहीं कर देगा। लेकिन सिर्फ भरोसे से काम नहीं चलता। बैंक लोगों के साथ फ्रॉड ना करे, इसलिए इन बैंक्स को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के लोग, और आरबीआई को कंट्रोल करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन शॉर्ट ओवरऑल देखा जाए तो हमारा वर्क फाइनेंस सिस्टम सेंट्रलाइज है, यानी कि इन सेंट्रल अथॉरिटी की इसको हमने अपने पैसे का 100% कंट्रोल दे रखा है। इससे होगा यह क्या, सेंट्रल अथॉरिटीज को इतनी ज़्यादा पावर दे रखी है, उनकी मर्जी पड़ी तो वो 500 और 1000 के करेंसी नोट एक चुटकी में बंद कर दिए, उनकी मर्जी पड़ी तो अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट करके मार्केट में इन्फ्लेशन कर दिया, उनकी मर्जी पड़ी तो आम इंसान का पैसा विजय माल्या और नीरव मोदी को जैसे भगोड़ों में लूटा दिया। इनफैक्ट इन सेंटर ऑफिस के बीच मैनेजमेंट की वजह से ऐसी सिचुएशन तक आ जाती है कि खुद की मेहनत की कमाई जो आम इंसान पूरा भरोसा करके इन बैंकों में जमा करता है, वह ज़रूरत पड़ने पर खुद ही इन बैंकों से अपना पैसा निकाल नहीं पाता। आप अपने पैसे बैंक पे रखते हो तो सोचो अगर बैंक ही फेल हो जाए, बंद हो जाए तो आपका पैसा तो गया काम से। 2008 में अमेरिका में यही हुआ था। एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था जिसने पूरी दुनिया को चपेट में लिया था। बड़े बड़े बैंक्स फेल होने लगे थे, लोगों के पास पैसा डूबने लगा था, इस सब बैंक्स पर लोगों का ट्रस्ट खत्म होने लगा था। तब एक पागल आदमी जिसका नाम सतोशी नाकामोटो था, आदमी था, कंपनी था, यह आज किसी को पता नहीं, लेकिन ऐसा कोई आया, उसने सोचा अगर बैंक गलती करता है तो हमारा पैसा डूब जाता है। मतलब ये तो वो बात हुई कि पढ़ाई दीपक ना करे और अंश हो जाए, तो क्या कोई सिस्टम नहीं हो सकता है जहां हम अपना पैसा खुद कंट्रोल करें बिना किसी बैंक या बिना किसी गवर्नमेंट के। तब इस सेंट्रलाइजेशन की प्रॉब्लम से आम जनता को बचाने के लिए 2008 में सतोशी नाकामोटो ने पेपर पब्लिश किया। उस पेपर का टाइटल था बिटकॉइन, पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। इस पेपर में सतोशी नाकामोटो ने डिटेल में बताया कि आखिर कैसे बिटकॉइन एक ऐसी डिजिटल करेंसी जो किसी भी देश का गवर्नमेंट या बैंक पे डिपेंडेंट ना हो, जो डिसेंट्रलाइज हो, मतलब बस वो किसी एक अथॉरिटी के कंट्रोल में ना हो, पूरी दुनिया के लिए कॉमन हो। ऐसा नहीं कि इस देश के अलग और उस देश के अलग, ये भी नहीं होना चाहिए कि जिसे जिससे दुनिया का कोई भी आदमी सेंड और रिसीव कर सके बिना किसी परमिशन के, बिना किसी मिडल मैन के, और जहाँ सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो। यानी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में रिकॉर्ड हुआ सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो बिटकॉइन ने करेंसी पर बैंक्स की मोनोपोली को ख़त्म कर दिया और दुनिया को बैंक्स का अल्टरनेटिव बना दिया। मतलब बैंक का कोई भी ऑप्शन है बिटकॉइन। जो लोग आज भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको बता दूं कि फिलहाल मार्केट में 10,000 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी सर्कुलेशन में है। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ बिटकॉइन की साइंस को समझेंगे। बिटकॉइन एक टाइप की क्रिप्टो करेंसी है जो कि दुनिया में मोस्ट फेमस और सबसे पुरानी क्रिप्टो करेंसी है। ऐसे ही इथरनम भी एक क्रिप्टो करेंसी है और सोलाना भी एक क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन के वर्किंग मैकेनिज्म को एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, पर चलते हैं इस वीडियो को पोस्ट करते समय। बिटकॉइन की वैल्यू 1 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा है, लेकिन कुछ देर के लिए सपोज कर लेते हैं एक बिटकॉइन की वैल्यू 10,000 है। आगे ध्यान से समझना, इस दुकानदार ने मुझे वॉच दी जिसकी कीमत 10,000 रुपये है और उसके बदले में मैं अपने मोबाइल से उसके मोबाइल में एक बिटकॉइन ट्रांसफ़र कर दूंगा। अब वॉच के लिए किए गए इस ट्रांजेक्शन को किसी ना किसी लेजर में नोट करना पड़ेगा ना। अपने फाइनेंशियल सिस्टम को डिसेंट्रलाइज बनाने के लिए जो उसमें हमने सेंट्रल अथॉरिटी को यानी स्विस बैंक को बीच में से रिमूव तो कर दिया, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस लेयर को आखिर मेंटेन करेगा कौन। याद है कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि सतोशी नाकामोटो ने 2001 में बिटकॉइन का पेपर पब्लिश किया था। उस पर टाइटल अगर आपको फिर से देखा
हूँ तो यही लिखा हुआ है, पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। पीयर का मतलब यह हुआ कि अब इस लेयर को कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी मेंटेन नहीं करेंगी, बल्कि हर वो इंसान जो बिटकॉइन का लेन देन कर रहा है, जो बिटकॉइन नेटवर्क का हिस्सा है, वह इस लेयर को मेंटेन करेगा। मान लो कि मेरे और एक्स पर्सन के अलावा यह ABCD यानी कि टोटल 5 लोग हैं और जो बिटकॉइन नेटवर्क का पार्ट है। तो यह लेज़र जिसमें लिखा हुआ है कि अंस पेड 1 बिटकॉइन टू एक्स, इस लेज़र की कॉपी हर किसी को दी जाएगी और हर कोई इस लेज़र को मेंटेन करेगा। इन शॉर्ट, जब तक कि लेज़र बैंक के दोबारा मेंटेन किया जाता था और सिर्फ उस मेन कंप्यूटर में ही था, तब तक ये प्राइवेट लेज़र था। लेकिन अब क्योंकि हर किसी को पास लेज़र की कॉपी है, तो ये पब्लिक लेज़र बन चुका है। फर्दर नेक्स्ट टाइम जब मैं इस पर्सन से 50,000 रुपये की टीवी खरीद लूँगा, तो मैं अपने लेज़र में नोट कर लूँगा कि अनस्पेड 5 बिटकॉइंस टू एक्स। ऐसे ही एक्स भी वेरीफाई करके अपने लेज़र में नोट कर लेगा कि अनस्पेड 5 बिटकॉइंस टू एक्स। सिमिलरली ये ABCD भी वेरीफाई करके अपने लेज़र में नोट करने लगे, अनस्पेड 5 बिटकॉइंस टू एक्स। लेकिन थोड़ा दिमाग लगा अगर सोचा जाए तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने पहली प्रॉब्लम यह ही कि वेरीफाई करके लेज़र में एंट्री करने के लिए इन वेरिएंस प्लेस एक्स पर्सन को और इन ABCD लोगों को यह पता कैसे चलेगा कि मेरे पास वॉच खरीदने के लिए बिटकॉइन और टीवी खरीदने के लिए 5 बिटकॉइंस है भी या नहीं। दूसरी प्रॉब्लम यह किसी बात की क्या गारंटी है कि यह भी ABCD लोग जो बिटकॉइन नेटवर्क का हिस्सा है, ये अपने लेज़र में करेक्ट एंट्री ही करेंगे। तीसरी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह कि एक्स पर्सन को इस लेज़र से छेड़छाड़ करने से कौन रोकेगा। डेंटिंस इस एक्स पर्सन की मर्जी होगी तो ये एंट्री कर देगा, एंस विल पे 100 बिटकॉइंस टू एक्स। ऐसे भी C भी अपने लेज़र में एंट्री कर देगा, एंस विल पे 200 बिटकॉइन टू एक्स। इन शॉर्ट, फाइनेंशियल सिस्टम सेंट्रलाइज था तब भी विश्वास पर चल रहा था। इस बैंक पर ट्रस्ट कर रहे थे कि हम बैंक हमारे लेज़र को एक्यूरेटली मेंटेन करेगा, और डिसेंट्रलाइज करने के बाद भी आप लोगों को विश्वास कर रहे हैं ये लोग हमारे लेज़र्स को एक्यूरेटली मेंटेन करेंगे। लेकिन सतोशी नाकामोटो का मकसद कुछ और ही था। इस ब्लाइंडेड ट्रस्ट वाले से बचने के लिए उस पेपर ने सतोशी नाकामोटो ने ट्रस्टलेस डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सिस्टम का आइडिया दिया और इस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रैक्टिकल यूज़ बताया। याद रखना, ब्लॉकचेन यह वर्ड है जो कि ये वीडियो का मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है, और आने वाले 10 से 15 सालों में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पूरी की पूरी टेक दुनिया को बदल कर रख देगी। बिटकॉइन ट्रांजैक्शन में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। इस बात को समझने के लिए एक बार फिर अपने वॉच वाले एग्जाम्पल आते हैं। इस एक्स पर्सन से वॉच खरीदी, उसका पेमेंट करने के लिए मैं उसको एक बिटकॉइन ट्रांसफ़र करूँगा। यह जो एक बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन हुआ, मैं अपने लेज़र में नोट करूँगा, और इस बार लेज़र को ओपनली डिस्ट्रीब्यूशन करने की जगह मैं एक ऑनलाइन ब्लॉक में स्टोर करूँगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में यूज़ होने वाला यह ब्लॉक टोटल 3 सेक्शन से मिलकर बनता है। पहले सेक्शन में स्टोर होता है ट्रांजैक्शन ये डेटा, यानी कि यह लेज़र। दूसरे सेक्शन में स्टोर होता है और कुछ नहीं, बस एक टाइप का फिंगरप्रिंट ही है। जैसे हर इंसान का यूनिक फिंगरप्रिंट होता है, वैसे ही हर ब्लॉक का एक यूनिक फिंगरप्रिंट होता है जिसे हैश बोला जाता है। जैसे ही यह लेज़र डाटा उस ब्लॉक में ऐड हुआ, वैसे ही यह ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। तीसरे सेक्शन में स्टार होगा, हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक। इसके बारे में आगे बात करेंगे। मैंने वॉच के बदले इस एक्स पर्सन को एक बिटकॉइन दिया है। जैसे ट्रांजैक्शन की इस लेज़र में एंट्री कर के मैंने यह लेज़र इस ब्लॉक में सेव तो कर लिया, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि रूस के बदले एक्स पर्सन को देने के लिए मेरे पास एक बिटकॉइन था। क्या पता भी नहीं है वो तो मेरे पास एक बिटकॉइन है या नहीं। यह पता लगाने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, वो तरीका यह कि टोटल बैलेंस पता लगाने के लिए पास में किए गए मेरे द्वारा सभी बिटकॉइन ट्रांजैक्शन चेक करने पड़ेंगे, या फिर यूँ कह लो कि सभी ब्लॉक चेक करने पड़ेंगे। आप देख पा रहे हो कि ब्लॉक की चेन बन रही है। यह रीज़न है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। ऐसे ही केस में जब इस ब्लॉक को चेक करना हो यानी कि वैलिडेट करना हो, तो यह बिटकॉइन माइनस काम आते हैं, जैसे गोल्ड लिमिटेड अमाउंट में है। तो क्रिप्टो करेंसी का सबसे पहला टारगेट है अपने फाइनेंशियल सिस्टम को डिसेंट्रलाइज करना। अगर और लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो जो बैंक्स, RBI और गवर्नमेंट हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करती है, इन सेंट्रल अथॉरिटीज को रिमूव करना। एक तो यह रीज़न है कि गवर्नमेंट बिटकॉइन के खिलाफ है। दूसरा और इम्पोर्टेंट रिएक्शन यही भी है, क्रिप्टो को रेगुलेट करने वाला कोई नहीं। अगर पैसे के लेन देन को दिखाने वाला कोई होगा ही नहीं,
तो भारत में बैठे बैठे हमला करवाने के लिए आतंकवादियों को कोई भी बिटकॉइन बेच सकता है। ड्रग्स के लिए कोई भी पेश कर सकता है। और इतने सारे लीगल काम करने के बाद भी एक यूज़र पकड़ा ही नहीं जाएगा, क्योंकि बिटकॉइन ट्रांजैक्शन करते के वक्त आपकी प्राइवेसी भी तो मेंटेन करके रखना है ना। ही यही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि सरकार क्रिप्टो करेंसी को बैन क्यों करना चाहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।